आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है, सोशल मीडिया पर भी है और इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा चीतों के घर कोनों में दिखे रणथंभौर के बाघ की भी है। देखिए, देश का पहला बिना बैरियर का टोल बूथ गुजरात के सूरत में शुरू किया गया है। NH 48 पर 84 टोल नाका पर बने इस मानव रहित बूथ से वाहन बिना रुके निकल सकेंगे और फास्टैग के जरिए टोल शुल्क कट जाएगा। 15 करोड़ की लागत से बने इस टोल बूथ पर 36 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। अभी ये तकनीक दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल हो रही है। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो ऐसा बूथ कर्नाटक में मैसूर बेंगलुरु हाईवे पर भी शुरू होगा। नए सिस्टम के बाद अपारंपरिक टोल बूथ और मैनुअल टोल कलेक्शन को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान है। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मनियम इलाके में स्थित महालुद्दा झरना प्राकृतिक खूबसूरती का अनूठा नमूना है, लेकिन अभी तक ये आम सैलानियों की पहुंच से दूर रहा है। अब इसे टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि राज्य के और दूसरे इलाकों से भी दूर दूर से आने वाले सैलानी इसका आनंद उठा सकें। कल बड़ी धूमधाम से इस झरने को आम लोगों के लिए खोला गया। अब सैलानियों को यहाँ बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं ताकि लोग यहाँ आसानी से आ सकें और इसका आनंद उठा सकें। महाराष्ट्र के अमरावती में महाकाल की प्रतिकृति के साथ संत गजानन महाराज का भव्य प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है। विदर्भ का पंढरपुर कहे जाने वाले इस शहर में इस मौके पर श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर की भव्य प्रतिकृति तैयार कर विशेष आयोजन किया गया है। 8 फरवरी को संत श्री गजानन महाराज का प्रकटोत्सव मनाया जाता है। इससे श्रद्धालुओं को एक ही स्थान पर संत श्री गजानन महाराज के दर्शन के साथ साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जैसी अनुभूति हो रही है। भक्तों के लिए यहाँ भगवान महाकाल के शिवलिंग के साथ देश के 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां भी तैयार की गई हैं ताकि श्रद्धालु एक ही परिसर में सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकें। तमिलनाडु के शिवगंगा के थिरु कोशितियूर सौम्य नारायण पेरुमल मंदिर में कुंभाभिषेकम उत्सव का आयोजन हो रहा है। इस सिलसिले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए हैं और विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना और अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहा है। मंदिर में शानदार सजावट की गई है और भगवान की प्रतिमा को भी फूलों से सजाया गया है। इस अवसर पर मंदिर की छटा देखते ही बनती है। कुंभाभिषेकम दक्षिण भारत के हिंदू मंदिरों में होने वाला एक अत्यंत पवित्र अनुष्ठान है जो आमतौर पर हर 12 साल में किया जाता है। इस समारोह के दौरान पवित्र कलशों के जल से मंदिर के शिखरों और मूर्तियों का अभिषेक किया जाता है। माना जाता है कि इससे उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। पेरुमल मंदिर में आज इस सिलसिले में हवन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। मध्य प्रदेश में श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से, जिसे चीतों का घर कहा जाता है, मगर चीतों के इस घर में अब न केवल बाघ की दहाड़ सुनाई दी है बल्कि जंगल का राजा खुद सैर करता नजर आया। यहाँ पर पहली बार एक बाघ पर्यटकों को भी नजर आया और उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। बताया जा रहा है कि ये बाघ रणथंभौर के टाइगर रिजर्व का है। इससे पहले कूनो में बाघ की मौजूदगी के संकेत तो मिलते रहे थे, लेकिन ये पहला मौका है जब पर्यटकों को भी बाघ के दीदार हुए हैं। गुरुवार की सुबह टिकटोली गेट से निजी फ्लाइंग कैट सफारी के दौरान पर्यटक कूनो भ्रमण पर निकले थे। इसी दौरान जंगल क्षेत्र में एक बाघ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि बाघ पहले बैठा हुआ था, लेकिन पर्यटकों की जिप्सी को देखकर चल पड़ा और कुछ ही देर में जंगल के भीतर ओझल हो गया। और अब बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के छात्र छात्राओं से बात की और एग्जाम से जुड़े तनाव, पढ़ाई की चुनौतियों और टाइम मैनेजमेंट को लेकर स्टूडेंट्स को मोदी मंत्र दिया। जयपुर के जयश्री पेरीवल स्कूल में इस कार्यक्रम की विशेष स्क्रीनिंग कराई गई, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का सीधा संवाद देखकर छात्रों में उत्साह नजर आया। मन को जोतो, फिर मन को जोड़ो और फिर आपको पढ़ाई के जो विषय रखने हैं रखो, तो आप स्टूडेंट को हमेशा सफल पाओगे। ये सफलता का मूल मंत्र है। ये प्रधानमंत्री मोदी का बच्चों को दिया गया अचूक मंत्र है। प्रधानमंत्री ने आज छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की।
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने परीक्षा से जुड़े तनाव और घबराहट को पीछे छोड़ परीक्षा की तैयारी पर प्रधानमंत्री मोदी की बातें सुनी। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से कई मामलों पर खुलकर बात की। प्रधानमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि शिक्षकों को छात्रों की स्पीड से एक कदम आगे रहना चाहिए। लक्ष्य ऐसा रखो जो पहुंच में हो, लेकिन आसानी से पकड़ में ना आए, जिससे आगे बढ़ने का हौसला बना रहेगा। सर, तो मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर कई बार हम स्कूल या टीचर की स्पीड से मैच नहीं कर पाते और जो छूट जाता है हम उसे कवर करने के चक्कर में आगे के चैप्टर्स भी मिस करते जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे अपने उसको मैनेज आपकी टीचर के खिलाफ शिकायत है? नो सर। लेकिन आपने बड़ी चतुराई से टीचर के खिलाफ अपनी कंप्लेंट बता ली। तो मैं जवाब टीचर के लिए देता हूँ। यस सर। हाँ? टीचर का प्रयास रहना चाहिए कि स्टूडेंट की ये स्पीड है, एक कदम ज्यादा स्पीड मेरी रहेगी, ज्यादा नहीं। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। परीक्षा पे चर्चा के दौरान एक छात्र ने पूछा कि स्किल ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मार्क्स। इस सवाल का प्रधानमंत्री ने हंसते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिंदगी में हर चीज में संतुलन रखो, वरना गिर जाओगे। बोर्ड के एग्ज़ाम्स में सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं और ऐसे समय पर स्टूडेंट्स के बीच बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है और ऐसे में परीक्षा पर चर्चा का 9th एडिशन आज हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट्स के साथ एक डिस्कशन किया, जिसमें उनके डर क्या है उनके बारे में भी जाना, साथ ही साथ उनको लाइफ मंत्रास प्लस बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए टिप्स भी दी हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी परीक्षा पर चर्चा देखा है कि किस तरीके से क्या क्या एडवाइस स्टूडेंट्स को दी गई है, खुद भी अपनी लाइफ में ये अप्लाई करना चाहते हैं। पर हम इनसे जानेंगे कि इसका इनके मन में क्या टेक अवे था और उनके क्या कुछ डर हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स, आप पहले मुझे अपना नाम बताइए और कौन सी क्लास में आप हैं? मेरा नाम प्रिशा कश्यप है, मैं 12th ग्रेड में हूँ। मुझे जानना है कि अभी आपने पूरा सेशन देखा जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टूडेंट्स के साथ लिया, तो व्हाट वाज योर टेक अवे? माई टेक अवे वॉज कि एग्ज़ाम्स सिर्फ एक पढ़ाव होते हैं। आपका अंतिम गोल इज़ एक्चुअली आपका जीवन अच्छे से जीना, उसका आनंद लेना और एक अच्छा इंसान बनना। Ma'am, my full name is Sahil Agarwal. I'm a student of class 12th. सी 12th बहुत हार्ड होते हैं और ऐसा बोलते हैं कि 12th कर लो उसके बाद मज़े ही मज़े। ऐसा नहीं होता है, लाइफ में बहुत फोकस की ज़रूरत होती है। तो पहले तो फ्यूचर प्लान्स बता दो, आगे का क्या सोचा है? हाँ जी मैम, अभी तो मेरा CUET ही मेन प्लान था और जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा, नॉट हैविंग ड्रीम्स इज़ अ क्राइम। तो अगर हम आगे के सपने ही नहीं देखेंगे तो हम कभी कंक्लूजन पर आ ही नहीं सकते कि हम क्या चाहते हैं। तो मेरे को लगता है आगे के बारे में हमें सोचना और उनके बारे में सपने देखना इतना ज़रूरी हो चुका है कि तभी हम अपनी सफलता को हासिल कर पाएंगे। पढ़ाई जब हम कर रहे हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, खुद पे बहुत ज़्यादा डाउट होता है और एक सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट्स के मन में आता हुआ था कि मैं असफल ना हो जाऊँ, व्हाट इफ़ आई फेल, तो पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं करा पाऊँ, जो भी वो डाउट्स होते हैं, तो उससे कोप अप आप कैसे करते हैं? मैम, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था असफलता के डर के बारे में कि असफलता का जो डर है वो दैट इज़ द मोस्ट impacting on the student's life, that gives us the most stress. वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। जैसे श्री मोदी जी ने कहा था कि असफलता सक्सेस का एक पार्ट है। असफलता से दुखी हो सकते हैं पर हम रुक नहीं सकते। उस असफलता को हम प्रोपेलर बना सकते हैं, हमारे पंख बना सकते हैं आगे सफलता को अचीव करने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी वीक पॉइंट्स हैं उन पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ एंड जो मेरे सब्जेक्ट अच्छे हैं मैं उनको भी ध्यान दूँ साथ साथ में। एंड जैसा मैं पहली बार बोर्ड दे रही हूँ तो फिर मैं मेरे जो सीनियर्स एंड मैं मेरे टीचर्स उनसे एडवाइसेस लेती हूँ कि मैं कैसे अच्छा कर सकूँ। एंड हमारा स्कूल इज़ अ वेरी स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। हमारे स्कूल में स्टे बैग्स भी होते हैं, हमारे टीचर्स अवेलेबल भी होती है जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है। एक छात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि 12वीं के साथ कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए।
क्योंकि तकरीबन दोनों एग्जाम्स एक साथ ही होते हैं, लिहाजा तैयारी करने में मुश्किलें पेश आती हैं। इस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे में ज्यादा ध्यान 12वीं पर देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों के माता पिता को भी नसीहत दी। मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है एंड मेरे को ऐसा लगता है कि स्ट्रेस हम खुद बनाते हैं क्योंकि हम अपने पर विश्वास नहीं करते हैं। तो जैसे पीएम मोदी जी ने कहा कि स्ट्रेस हमें और प्रैक्टिस करना चाहिए एंड आई थिंक प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ अच्छा हो सकता है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं गैजेट से दूर ही रहूँ। पर्सनली आई फील लाइक दैट। परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री मोदी को ध्यान से सुना और उनके सवालों के जवाब भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी से बच्चों ने जब पूछा कि सभी टीचर्स पढ़ाई का अलग अलग पैटर्न बताते हैं तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि किसी के कहने पर न जाएं, बल्कि अपने अनुभव के हिसाब से फैसला लें। मुझे ये बताओ कि आपको अगर पीएम मोदी से एक सवाल पूछना हो, अगर उन स्टूडेंट्स के बीच में आप भी एक स्टूडेंट हो और आपको एक सवाल उनसे पूछना हो, तो आप क्या सवाल करेंगे? अगर मुझे माननीय प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछना हो तो मैं यह सवाल पूछूंगी कि जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाला दिन होता है, उस दिन हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ भूल जाए तो क्या होगा। तो ये इस चीज़ को कोप करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और मैं उनके सुझाव जानना चाहूँगी। इस दौरान बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को कई चीजें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी का स्केच, हैंडमेड बुके, पहाड़ में बनने वाली डोलची, त्रिपुरा से कोकोनट की लकड़ी से बना सितार, ऑर्गेनिक चाय और असम का गमोछा दिया। प्रधानमंत्री मोदी का ये मंत्र न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि पूरी जिंदगी के लिए काम आएंगे। ये कार्यक्रम छात्रों को नई ऊर्जा दे गया। प्रधानमंत्री मोदी की बातें सुनकर बच्चों को ऐसा लगा कि सफलता का राज सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से जीना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मंडी में बौद्ध अनुयायियों का मेला लगा है तो मथुरा में हो रहा है रसिया गायन परंपरा का निर्वहन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,13,767 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने अपने बजट में कई बड़े ऐलान किए, जिनमें 23,000 से अधिक खाली पदों पर नियुक्तियां, 200 नई इलेक्ट्रिक बसें और सीएमसी अनंतनाग में एक नया मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाने का ऐलान शामिल है। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर में 7 मिल्क प्लांट लगाए जाने, दिहाड़ी मजदूरों और दूसरे टेम्पररी कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया। वहीं क्लास 1 से 12 के लिए जेके ई पाठशाला DTH चैनल लॉन्च किए जाने की बात कही, जिससे बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के डिजिटल लर्निंग हो सकेगी। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये उनकी सरकार का दूसरा बजट है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला अब करीब करीब नक्सल मुक्त हो चुका है। बस्तर के IG P सुंदरराज के मुताबिक बस्तर का करीब 95% क्षेत्र माओवादी प्रभाव से मुक्त कर लिया गया है। उनके मुताबिक सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति, मजबूत खुफिया तंत्र और लगातार अभियानों के चलते बस्तर अब विकास की राह पर चल पड़ा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को ध्यान में रखते हुए इसे पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों के सहयोग से यहाँ सैलानियों के लिए होम स्टे की भी व्यवस्था की जा रही है। जहां साधन संपन्न लोग अपने बच्चों को महंगे और आलीशान प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को प्राथमिकता देते हैं, वहीं चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने अपनी 3.5 साल की बेटी सिया का दाखिला चित्रकूट के एक आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। उनके मुताबिक बच्चों की शुरुआती शिक्षा महंगे स्कूलों और बड़ी इमारतों से नहीं बल्कि सही देखभाल और संस्कारों से मजबूत होती है और इस आंगनबाड़ी केंद्र में उन्हें वो सारी सुविधाएं देखने को मिली जो जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पिछले 1 माह से पवित्र रिवालसर झील के तट पर बौद्ध अनुयायियों का तांता लगा हुआ है। मंत्र जाप, हवन पाठ और प्रार्थनाएं की जा रही हैं। बौद्ध धर्म में रिवालसर को पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ गुरु पद्म संभव ने तपस्या की थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पूजा पाठ यहाँ ठेष्टू मेले तक इसी तरह जारी रहेगा। हर साल सर्दियों के मौसम में ये लोग यहाँ मोक्ष प्राप्ति और बुरी शक्तियों से छुटकारे की कामना लेकर पहुँचते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में होली पर्व की धूम शुरू हो गई है। मथुरा के प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर में होली रसिया गायन की धुन पर श्रद्धालु पूरी मस्ती में झूम रहे हैं।
असल में बसंत पंचमी के दिन से द्वारकाधीश मंदिर में प्रतिदिन होली गायन होता है और भगवान को गुलाल लगाकर श्रद्धालुओं पर उड़ाया जाता है। इसी कड़ी में आज मंदिर में होली रसिया गायन के साथ साथ अबीर, गुलाल और टेसू के रंगों से होली खेलते नजर आए। और अब बात करते हैं जेन ज़ी बुद्धिमानी में पिछली पीढ़ी से क्यों पिछड़ गया। अक्सर अपने स्वैग और बेबाक अंदाज के लिए सुर्खियों में रहने वाली जेन ज़ी एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह हैरान करने वाली है। एक रिसर्च में यह दावा किया गया है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बच्चे बुद्धिमानी की रेस में अपने माता पिता से पिछड़ गए हैं। स्टडी के मुताबिक जेन ज़ी पहली ऐसी पीढ़ी है जो अपनी पिछली पीढ़ी यानी कि मिलेनियल्स के मुकाबले कम स्मार्ट निकले। क्या जेन ज़ी अपने माता पिता से कम समझदार हैं? ये सवाल इन दिनों दुनिया भर में बहस का मुद्दा बना हुआ है। दरअसल कुछ रिसर्च और आईक्यू ट्रेंड्स के एनालिसिस में दावा किया गया है कि जेन ज़ी का एवरेज आईक्यू अपने पेरेंट्स यानी मिलेनियल्स जनरेशन और उनसे पहले की पीढ़ियों से कम रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि जब इंसान के आईक्यू को रिकॉर्ड किया जा रहा है तब से जेन ज़ी पहली ऐसी पीढ़ी बन गई है जो अपने माता पिता से कम इंटेलिजेंट है। आमतौर पर हर नई पीढ़ी का औसत आईक्यू पिछली पीढ़ी से बेहतर होता है, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब जेन ज़ी का आईक्यू लेवल पिछली पीढ़ी से कम हुआ। मैं जेन ज़ी हूँ और आई डोंट थिंक सो कि जो हमारे में आईक्यू कम होती है, पर आई बिलीव दैट कि हम बहुत ज़्यादा अपना ओपिनियन पुट करते हैं। हमारी जो नेचर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर जनरेशन और द प्रीवियस जनरेशन। और हम पढ़ाई से ज़्यादा मोस्टली शायद इस जगह ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं, तो मे बी कह सकते हैं कि हमारा आईक्यू कम है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जेन ज़ी और मिलेनियल्स में कौन से लोग आते हैं और फिर ये भी जानेंगे कि जेन ज़ी का आईक्यू लेवल आखिर किन वजहों से कम हो सकता है। जेन ज़ी और मिलेनियल्स को बर्थ ईयर के आधार पर डिवाइड किया गया है। जेन ज़ी उन लोगों को कहा जाता है जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ। ये पीढ़ी पूरी तरह से डिजिटल माहौल में बड़ी हुई है, जिसने बचपन से ही स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल देखा है। वहीं मिलेनियल्स वो लोग हैं जिनका जन्म लगभग 1981 से 1996 के बीच माना जाता है। इस पीढ़ी ने इंटरनेट और तकनीक के विकास का दौर अपनी आंखों से देखा है। इनका बचपन बिना डिजिटल टेक्नोलॉजी के गुजरा और युवा अवस्था डिजिटल बदलाव के साथ गुजरी। इन दोनों में टेक्नोलॉजी की समझ का बड़ा अंतर है। जेन ज़ी को टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस माना जाता है। मैं इस बात से डिसएग्री भी करता हूँ और एग्री भी करता हूँ, क्योंकि हमारे वक्त पे टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है क्योंकि हम उस पर टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हम अपनी पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमारी जो आईक्यू लेवल है वो थोड़ा लो है। पहले जो जनरेशन थी उसके अंदर ऐसा होता था कि उनके बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे पढ़ाई से रिलेटेड वगैरह, आईक्यू से रिलेटेड। और हमारे वक्त ऐसा होता है कि जो ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाला है वो बहुत ज़्यादा उसको ऊपर ही ध्यान देते हैं, और जैसे कि जो कम पढ़ने वाले होते हैं उन पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वजह से मैं इस बात पे डिसएग्री भी करता हूँ और अग्री भी करता हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई ग्लोबल स्टडीज में पता चला है कि दशकों तक चलने वाला फ्रिन इफेक्ट अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। फ्रिन इफेक्ट के तहत हर नई पीढ़ी का औसत आईक्यू पिछली पीढ़ी से बेहतर होता था, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ देशों में ये ट्रेंड घटने लगा है। रिसर्चर्स का मानना है कि जेन ज़ी में ये गिरावट फॉर्मल एजुकेशन, कंसंट्रेशन पावर और समस्या समाधान जैसे क्षेत्रों में ज्यादा दिख रही है, जबकि मिलेनियल्स को अब तक इस मामले में बढ़त मिलती रही है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इंटेलिजेंस को केवल आईक्यू से मापना पूरी सच्चाई नहीं है, फिर भी ये बदलाव चौंकाने वाला है। हमारे बच्चों में फोकस और कंसंट्रेशन जैसी चीजें होनी चाहिए, तभी वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और कुछ नया कर पाएंगे। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो अगर हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं या कोई ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा, वो कॉन्टिन्यूसली हमें सिग्नल दे रहे हैं, जिससे हमारा ब्रेन बहुत बिजी रह रहा है। सो इफ द ब्रेन इज नॉट एट रेस्ट, अगर हमें उसको खाली स्पेस नहीं मिल रहा है, तो हाउ विल दे क्रिएट समथिंग न्यू। वो ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उन वीडियोज में स्पीड भी बहुत ज्यादा है, साउंड भी बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ही हलचल है जो उनके पूरे बॉडी के मॉलिक्यूल्स में वो इंफॉर्मेशन जा रही है और वो एट रेस्ट
हो ही नहीं पा रहे। हम बॉडी से एट रेस्ट इसीलिए नहीं हो पा रहे, बच्चे आजकल बहुत हाइपर हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। और इनफैक्ट मिलेनियल्स और जेनजी के अगर आप रिलेशनशिप्स देखेंगे तो वो भी एक जगह नहीं टिक पा रहे हैं, क्योंकि उनका ब्रेन कॉन्टिन्यूसली कुछ तो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कंफ्यूजन दे रहा है कि ये सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है। तो वो सारी सिचुएशन के चलते वो एक चीज पे फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। रिसर्चर्स की माने तो जेनजी का आईक्यू लेवल कम होने की कई वजह हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण डिजिटल ओवरलोड है। जेनजी बचपन से ही स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियो कंटेंट के बीच पले बढ़े हैं। वहीं मिलेनियल्स में किताबें पढ़ना, लंबी बातचीत और धैर्य से सोचने की आदत ज्यादा थी। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में आए बदलाव, पढ़ने की आदत में कमी, नींद की कमी और बढ़ता मानसिक तनाव भी आईक्यू लेवल घटने की बड़ी वजह माने जा रहे हैं। कई मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जेनजी में जानकारी तो बहुत है, लेकिन गहराई से सोचने और विश्लेषण करने का समय और अभ्यास कम होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शुक्रवार को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 266 अंक चढ़कर 83,580 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 51 अंक ऊपर पहुंचा और बढ़कर 25,693.70 पर आ गया। आज देश की राजधानी में सोना और चांदी की कीमतों में तेजी से गिरावट आई। आज सोने की कीमत 3,400 रुपए गिरकर 1,57,200 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमत 13,000 रुपए से गिरकर 2,55,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 36 पैसे गिर गया और इसकी कीमत 90 रुपए 70 पैसे हो गई, जबकि कल रुपया 14 पैसे की बढ़त के साथ चढ़ा था। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध की। हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में मोबाइल फोन को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सभी स्कूलों में बच्चों के मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हिमाचल सरकार के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ये प्रतिबंध स्कूलों में 1 मार्च से लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि 1 मार्च के बाद राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में मोबाइल फोन पर पूरी तरह पाबंदी लगेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूल परिसर में स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी विद्यार्थी के पास मोबाइल फोन पाया गया तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। स्टूडेंट से स्कूल में लाए मोबाइल फोन को जब्त किया जाएगा और उसके माता पिता को स्कूल बुलाकर समझाया जाएगा। बार बार नियम तोड़ने पर तय SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसे शिक्षा विभाग जल्द जारी करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि स्कूलों में लंच टाइम के दौरान बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जिससे वो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इससे पहले दिसंबर 2025 में सरकार ने स्कूलों को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की थी और 8 गैजेट्स को स्कूलों में लाने पर रोक लगाई थी। टीचर्स को भी स्कूलों में मोबाइल फोन लाने और उसका उपयोग करने की SOP जारी की गई थी। लेकिन अब हिमाचल के स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले को लेकर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हमारे सहयोगी मुकेश कुमार गौतम ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आदरणीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये जो बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया, जिससे बच्चों को पढ़ाई के अंदर जो थोड़ा टाइम मोबाइल पे लगाते थे वो पढ़ने में लगाएंगे और उसमें बच्चे पढ़ने के अंदर अपना और अच्छे नंबरों से आगे निकलेंगे और हमारे बच्चे अच्छे पोस्टों पर जाएंगे। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, जैसे कोरोना काल शुरू हुआ था तो कोरोना काल में बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए जरूरी कर दिया गया था मोबाइल, क्योंकि घर में क्लासें लग रही थी। तो इस पर क्या कहना है? अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है। अभी जो समय है बिल्कुल ठीक चला हुआ है। बच्चों की पाठशाला जो लगातार स्कूलों में पढ़ाई सुचारू चल रही है। तो ऐसी अगर कोई परिस्थिति आती है तो उसके बारे में सरकार उसके बारे में सोचेगी, लेकिन आज की जो परिस्थिति है इसके अंतर्गत जो फैसला लिया है बिल्कुल सही है। जो फैसला लिया स्कूल में फ़ोन का प्रतिबंध बच्चों के ऊपर, वो बहुत ही सराहनीय निर्णय लिया और
जो कोरोना काल में जो निर्णय लिया गया था घर में क्लासेस लगाने के लिए मोबाइल के लिए, उस टाइम परिस्थिति ऐसी थी कि ज़रूरी थी कक्षाएं भी। जो इस बार जो निर्णय लिया इसका हम स्वागत करते हैं। ये स्वागत योग्य फैसला है। इस विषय में हम तो यही कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री द्वारा ये एक दूर का फैसला है, क्योंकि बच्चे आजकल फ़ोन पे अधिकतर घरों में भी और सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में 3 बच्चियों ने सोशल मीडिया पे ही कुछ देख के सुसाइड कमिट कर लिया, जो बहुत गलत है। तो मुख्यमंत्री द्वारा ये फैसला बहुत अच्छा लिया गया कि बच्चे स्कूल में एटलीस्ट फ़ोन का यूज़ ना करें और उससे कम से कम कुछ देर के लिए ही उनका आँखों का बचाव रहेगा, क्योंकि घर में तो बच्चे मानते नहीं हैं। पर हम प्रदेश की जनता उनके इस बात के लिए, इस कदम के लिए उनका आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने ये बहुत अच्छा कदम लिया। वो बहुत अच्छा फैसला है, इससे बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। और फेसबुक व्हाट्सएप के लिए कोई भी मतलब अन्य प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती थी बच्चों को, वो बहुत अच्छा फैसला है। जो इन्होंने बच्चे ने मोबाइल बंद किए जाए, ठीक है। हर एक बच्चा आजकल मोबाइल पर बिजी है, ठीक है। रीला बना रहे, वीडियो बना रहे, ठीक है। नंबर 2 टाइम है नहीं गल करने ਨੂੰ। बच्चे की अखा खराब हो रही हैं, बच्चे का ध्यान है नहीं, मोबाइल पर ध्यान है, पढ़ने पर ध्यान कोई नहीं है। सरकार ने जो फैसला है मोबाइल बंद करने के लिए बच्चों का, ये बहुत ही बढ़िया है जी। सरकार का बढ़िया फैसला है, क्योंकि बच्चे बिजी रहते हैं, फ़ोन पर हर टाइम बिजी रहते हैं, क्योंकि खाना भी खाते नहीं है, जैसे फ़ोन पे बिजी रहते हैं। ये अच्छा फैसला है, मोबाइल वगैरह बंद किया सरकार ने। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में खेती की एक ऐसी तकनीक की जिसमें फसल उगाने के लिए मिट्टी की नहीं, हवा की जरूरत है। ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों ने हवा में आलू उगाने में सफलता हासिल कर ली और अब इस आलू के बीजों को किसानों को सौंपने की तैयारी हो रही है, ताकि किसानों की आय में इजाफा हो सके। हवा में लटका, आकार में गोल और रंग में लाल ये आलू कोई सामान्य आलू नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र में क्रांति का प्रतीक है। लेडी रोसेटा के नाम से पहचाने जाने वाला ये आलू जमीन के अंदर नहीं, बल्कि हवा में पैदा होता है। इसे उगाने के लिए मिट्टी की नहीं, हवा की जरूरत है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने खेती की दुनिया में एक बड़ी क्रांति ला दी है, जिसकी बदौलत अब किसान बिना मिट्टी के ही हवा में आलू उगा सकेंगे। जिस प्रोसेस के जरिए ये आलू उगाए गए हैं उसे एरोपोनिक्स टेक्निक कहते हैं। इसमें पौधे टिश्यू कल्चर से तैयार किए जाते हैं। इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पौधे नर्सरी में बनाए जाते हैं। 1 महीने के अंदर जड़ और पत्ते निकल आते हैं। इसके बाद इन्हें जार से निकालकर थर्मोकोल की शीट में छेद करके इस तरह से लगाया जाता है कि जड़ नीचे और पत्ते ऊपर रहें। पौधों की जड़ों पर पोषक तत्वों और पानी की धुंध का स्प्रे किया जाता है। इस तरह पौधे को सीधा पोषण मिलता है और मिट्टी न होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन या मिट्टी से पैदा होने वाले रोगों का खतरा शून्य हो जाता है। एरोपोनिक्स यूनिट में ट्रांसफर करने के बाद लगभग 3 दिन में रूट इनिशिएशन हो जाता है। रूट इनिशिएशन के बाद लगभग 40 से 45 दिन में ट्यूबर का फॉर्मेशन होने लगता है, इनिशिएट हो जाता है। हम लोग 55 से 60 दिन के भीतर ट्यूबर को हार्वेस्ट पिक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इसको ग्रीन होने के लिए रखते हैं लगभग 4 डिग्री में। 4 डिग्री मतलब ग्रीन होने के बाद 4 डिग्री में स्टोर कर देते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग इसको नेट हाउस में लगाते हैं। ये हम लोगों का जो प्रोडक्शन आएगा ये G0 फेज का आएगा। इसके बाद हम लोग इसको नेट हाउस में लगाएंगे तो वो G1 फेज का आएगा। इसके बाद हम लोग ओपन एनवायरनमेंट में लगाएंगे। उसके बाद हम लोग इसको फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे। लेडी रोसेटा आलू चिप्स बनाने के लिए उत्तम है। इसमें शुगर की मात्रा कम होने से चिप्स लाल और काले नहीं पड़ते। इन किस्म के आलू में सिस्ट नेमाटोड के प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये स्प्लिटिंग रोग के लिए प्रतिरोधी है। ये किस्म उच्च उपज देने वाली और जल्द पकने वाली है। इसके कंद एक समान, गोल और मध्यम आकार के होते हैं, जो मशीनों से प्रोसेसिंग के लिए बेहतर है। उसका खासियत ये है कि रेड कलर का होता है और शुगर फ्री है और उसमें स्टार्च का लेवल कम है।
तो इसलिए हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पे हमने आलू के करीब 20 किस्मों के बीज तैयार कर रखे, पौधे तैयार कर रखे हैं, जिनका बीज हम लोग इस बार एरोपोनिक्स यूनिट में बना रहे हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में वो वैरायटी लगाई गई है जिनका डिमांड ज़्यादा है, जिनका हेल्थ बेनिफिट अच्छा है, जैसे कुफरी उदय, कुफरी बहार, तो उसका ज़्यादा मात्रा में पौधा लगाया गया है। इसके अलावा करीब 20 वैरायटियों के आलू के बीज यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 2-3 साल में तैयार बीज किसानों को खेती करने के लिए मिल सकेंगे। यही नहीं, लेडी रोसेटा को आलू चिप्स बनाने वाली कंपनियां बेहद पसंद करती। शुगर कम होने से डायबिटीज के मरीज भी इसे खा सकते हैं। इस तकनीक ने खेती के पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। देश के दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश के किसान भी इस आलू की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। भारत के अलावा इस किस्म के आलू का उत्पादन भूटान, रवांडा, थाईलैंड, स्पेन, दक्षिण अमेरिका में हो रहा है। हवा में आलू उगाने की ये तकनीक पानी की बचत में भी नंबर 1 है, क्योंकि इस्तेमाल पानी को दोबारा रिसाइकिल करके यूज किया जा सकता है। भविष्य में ये तकनीक उन इलाकों के लिए गेम चेंजर साबित होगी जहां खेती योग्य जमीन कम है या मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। साथ ही किसानों के लिए ये कम इनपुट और ज्यादा आउटपुट का बेहतरीन मॉडल है। वहीं स्वास्थ्य के लिए तो ये आलू फायदेमंद है ही, साथ ही ये किसानों की जेब भरने वाले भी साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।